पिछले क्लास में आपको बताया गया था पदार्थ के बारे में और ये बताया गया कि वह हर एक वस्तु वह हर एक चीज जो स्थान घेरती है जिसमें कुछ भार होता है वह पदार्थ कहलाता है। और यह भी बताया गया कि पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बताया गया, ये बात आप पहले से जानते हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। यहाँ पर कुछ फोटो बना हुआ है, इस फोटो को बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझने का चीज है, आप ऐसे समझ लीजिए। सॉलिड स्टेट में जो कण होते हैं वो आपस में काफी सटे हुए होते हैं। और ये इतने ज्यादा सटे हुए और जटिल संरचना में होते हैं कि यह कण अपने स्थान से इधर उधर नहीं हो सकता है। लेकिन यदि हम द्रव की बात करें तो द्रव में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, यानी जो छोटा छोटा कण होता है जिससे उस पदार्थ का निर्माण होता है, उसके बीच में थोड़ा गैप रहता है, वहां पर पार्टिकल्स का मूवमेंट हो सकता है। और गैसियस स्टेट में ये मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर कण एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। इसी वजह से इसको देखिए, यहाँ पर जो कण होते हैं, जिस चीज का वो कण है, या जैसे मान लीजिए कि बर्फ है, तो बर्फ तो ठोस अवस्था है ना जल का। तो H2O का कण आपस में इतना ज्यादा नजदीक होता है कि वो हिल भी नहीं सकता है अपने जगह पर से। तो वैसी स्थिति में उसका जो कण होगा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो वह एक ठोस अवस्था धारण कर लेता है जिसका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। लेकिन द्रव में जब आप जाइएगा तो इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि उससे थोड़ा गैप होता है यहाँ। और सबसे ज्यादा गैप होता है दो अणुओं के बीच में, किस स्थिति में? गैसीय अवस्था में। इसीलिए इसका आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो यदि आपको आकार और आयतन से संबंधित कोई बात पूछे, कोई आपसे पूछे कि ठोस अवस्था वाले किसी भी वस्तु का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है, तो हम कहेंगे कि जिस कण से मिलकर उस ठोस का निर्माण हुआ है वह कण आपस में इतना ज्यादा सटा हुआ होता है कि वो कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। जिसकी वजह से इसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अब जैसे सोचिए कि एक कण अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता, तब न जहां तहां जैसा आकार आप देते वैसा आकार में चला जाता, जैसे कि द्रव। और गैस में तो कुछ है ही नहीं। गैस गैस को जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार भी हो जाएगा और उसी की मतलब आकृति भी उसी की हो जाएगी और आयतन भी उसी बर्तन का हो जाएगा। तो ये बात समझने वाला था, आप ये सब बात समझते हैं। एक नंबर लिखिए तो सॉलिड। यहाँ लिखा हुआ है वह पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है। आकार के जगह पर ज्यादा बढ़िया रहेगा इस पर आकृति लिख दी। वह पदार्थ जिसका आयतन तथा आकृति निश्चित होती है या होता है उसे ठोस कहते हैं। ये सब बेहद सिंपल सिंपल बात है, तो आप फटाफट लिखते हुए तेजी से निकलिए, क्योंकि ये सब पढ़ने के लिए हम थोड़ी जमा हुए हैं। बस ये सब लिख के निकालिए, सब में कुछ है नहीं ज्यादा। हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं लिखना है। चेंज करें क्या? अब आगे देखिए, लिखा हुआ है कि ठोस के कण एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं तथा क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं, अतः ये गतिशील नहीं होते। अभी अभी यही ना बात बता रहे थे कि ये ठोस का जो कण होता है आपस में इतना ना ज्यादा सटा हुआ होता है कि उसमें किसी प्रकार की कोई भी गति संभव नहीं है। तो नीचे एरो देके लिखेंगे इसको।
यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है कि ठोस के कण एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं, नजदीक का तो मतलब समझ गए, एक कण दूसरे कण के बहुत नजदीक होगा, क्लोज होगा। एक दूसरा बात जो लिखा हुआ है, तथा क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने का मतलब ये है कि जैसे एक एटम इस तरह से है, दूसरा ऐसे, तीसरा, चौथा, मतलब ऐसा लगेगा ना आपको कि वो एकदम सजा हुआ रखा हुआ है। ऐसा आपको नहीं फील होगा कि जहां तहां रखा हुआ है। हालांकि सॉलिड स्टेट में आप इन सब बातों को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहे थे कि क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने का मतलब क्या होता है। अगला हेडिंग डालेंगे द्रव। किसी भी प्रकार का डिस्कशन क्लास में मत कीजिए प्लीज, बार बार कह रहे हैं, इस बात को समझिए आप। डिस्टर्ब होता है पढ़ाने में। 40 मिनट आप कंसंट्रेट नहीं रह सकते मुंह बंद करके, तो क्या पढ़िएगा केमिस्ट्री। चीजें अभी थोड़ी हल्की हल्की हैं तो आप हल्का में ले रहे हैं। बाद में माथा गर्म कर देगा, तुमको सोचने का भी मौका नहीं देगा और हाथ से निकल जाएगा। द्रव में है कि वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसे द्रव कहते हैं। और यहाँ एक बात और लिखी हुई है कि द्रव का आकार, आकार बार बार लिखा गया है, ये आकृति होगा। द्रव की आकृति उसी बर्तन के आकार का होता है, फिर आकार लिख, आकृति का होता है जिसमें वह रखा जाता है। और इसके रिगार्डिंग एक और बात लिखा हुआ है कि द्रव के कण एक दूसरे से नजदीक होते हैं फिर भी वह गति कर सकता है। मतलब द्रव के कण चाहे द्रव कोई भी हो, वहां पर कणों का मूवमेंट होता होता है। नीचे एरो देख के लिख लेंगे। अगला तीसरा हेडिंग डालिए। देखिए, वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है, आकार आकृति जो भी दे दीजिए गैस के लिए सब ठीक ही है। वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है उसे गैस कहते हैं। यह बर्तन के आयतन में पूरी तरह फैल जाता है जिसमें वह रखा जाता है। मतलब जिस बर्तन में आप गैस को रखेंगे उसी बर्तन का आयतन उस गैस का भी आयतन कहलाएगा। यहाँ पर आकृति भी लिखना, देखिए इसमें आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, आकृति आकार सब चलेगा इसमें। अब जैसे 5 5 लीटर वाले सिलेंडर में रखेंगे तो 5 सिलेंडर वाला जैसा आकार हो जाएगा, 10 सिलेंडर वाला रखेंगे तो 10 सिलेंडर वाला बड़ा बड़ा आकार का हो जाएगा।
यदि इधर से देखने में दिक्कत हो तो वहां से देख लीजिए। पढ़ाएं क्या आगे? देखो एक बात आगे लिखा हुआ है कि गैस में ठोस या द्रव की अपेक्षा गैसीय कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, अतः वह बहुत आसानी से तथा तेजी से गति कर सकते हैं। ये सब बात तो पहले ही बोला गया कि गति कर सकता है ये, क्योंकि कण एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। और इस सब में से कोई भी ऐसा बात नहीं होगा जो आप नहीं जानते होंगे, पहले से आपको पता होगा, लेकिन एनसीईआरटी में ये सब बातें लिखी हुई है पहला चैप्टर में, तो हमारी मजबूरी है कि हम इसको करेंगे। इसीलिए फटाफट लिख के निकलिए यहाँ से। इस सब टॉपिक से निकलना तुरंत जरूरी है, क्योंकि ये सब इतना आसान आसान चीज़ है जिस पर ज़्यादा वक्त देना हमारे ख्याल से उचित नहीं है। अब ठोस द्रव और गैस के बारे में एक बेहद इंपॉर्टेंट बात अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि ताप और दाब की परिस्थितियों को बदलकर आप इस तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जरा बताइए कि जल वाष्प क्या है? जल वाष्प गैस है। किसका? पानी का, जल का ही ना। और बर्फ क्या है? बर्फ एक ठोस है। किसका? पानी का है। और पानी तो खुद में द्रव है। अब जरा बताइए कि 100 डिग्री सी टेम्परेचर पर बर्फ बना पाइएगा आप कभी भी? बर्फ बनाना है तो क्या करेंगे? ठंडा कर देंगे। ठंडा करेंगे तो ताप घटा देंगे। इसका मतलब यह है कि कम ताप पर वही एक ही चीज कम ताप पर ठोस अवस्था में है। थोड़ा अधिक ताप करेंगे तो वह द्रव अवस्था में जल में बदल जाएगा, और उसी जल को थोड़ा और गर्म कर दें तो जल वाष्प में बदल जाएगा, यानी गैस में बदल जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा पदार्थ की इन तीन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जहां पर आप देखिए, इसको थोड़ा देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड। यदि आप हीट करेंगे तो सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड को यदि हीट करेंगे तो किस में बदल जाएगा? गैस में। और फिर इसी गैस को यदि कूल कर दिया जाए, मतलब ठंडा कर दिया जाए, तो किस में बदल जाएगा? लिक्विड में। और इसी लिक्विड को फिर कूल कर दिया जाए तो किस में बदल जाएगा? सॉलिड में। तो ये जो बातें यहाँ लिखी हुई है, क्या इसका मतलब आपको समझ में आया कि ये क्या लिखा हुआ है? तो इस पॉइंट को लिखने के बाद इसको नोट नोट करेंगे जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। हो गया, लिख लिए? इसको नोट कर लिए? अच्छा, इस सिंबल का मतलब समझ रहे हैं? ये वाला जो सिंबल दिया हुआ है, मतलब ये हुआ कि सॉलिड लिक्विड में भी बदल सकता है, लिक्विड सॉलिड में भी बदल सकता है। कैसे? सॉलिड को जब गर्म करेंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को यदि ठंडा कर दें तो सॉलिड में बदल जाएगा। जैसे द्रव को ठंडा, ये जल को ठंडा कर दो तो बर्फ में बदल जाएगा, बर्फ को गर्म कर दो तो फिर जल में बदल जाएगा। यहाँ तक हो चुका है ना? आगे लिखेंगे पदार्थ को मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थ के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। अब धीरे धीरे चीजें कंसेप्चुअल होने लगेगी यहाँ से। पदार्थ को मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थ के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। इस लाइन को लिखने के बाद आप रुक जाएंगे, आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे।
आप इस लाइन को लिखिए, उसके बाद रुक जाइए, इसके बाद कुछ मत लिखिए। आप लिख चुके हैं यहाँ तक? देखिए, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया मिश्रण, और एक को क्या कहा गया? शुद्ध पदार्थ। फिर मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया, एक को कहा गया समांगी मिश्रण और एक को कहा गया विषमांगी मिश्रण। और इतना ही नहीं, फिर शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया, एक को कहा गया तत्व और एक को कहा गया यौगिक। तो यहां पर कुल कितना टर्म आया, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मिश्रण और शुद्ध पदार्थ को पढ़ेंगे, फिर मिश्रण के अंतर्गत आने वाले समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को पढ़ेंगे, फिर शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आने वाले तत्व और यौगिक को पढ़ेंगे। आप याद कीजिए, तत्व और यौगिक आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ज्यादा समझाने जैसा कुछ नहीं होगा, फटाफट लिख के हम निकल जाएंगे। वैसे लोग जो लेट से आए हैं, थोड़ा बहुत हम समझा देंगे तो समझ जाओगे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कंसेप्चुअल बात है। तो अभी जो चीज बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको आपको लिखना है। अब आप कैसे लिखेंगे, आप अपने कॉपी पर देख लीजिए। ये समझे पहले कि ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, मिश्रण में और शुद्ध पदार्थ में। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। आगे हेडिंग डाल डाल के सबको हम एक एक करके लिखेंगे। इंग्लिश आप मत लिखिएगा, इंग्लिश इसलिए नहीं लिखिएगा क्योंकि जब आप मेन हेडिंग लिखोगे तो वहाँ इंग्लिश लिखाया ही जाएगा। आप यहाँ पर इंग्लिश भी उतारोगे, हिंदी भी उतारोगे, तो आपके कॉपी में शायद अटेगा नहीं या फिर खराब दिखेगा। आप सिर्फ एक लैंग्वेज को फॉलो कीजिए। जहां पर इंग्लिश की जहां तक बात आएगी ना, तो हेडिंग जब जब हम लिखेंगे तब तब आप इंग्लिश लिख लीजिएगा, ऐसे मत इंग्लिश लिखिए। दोनों लैंग्वेज में चलना थोड़ा मुश्किल है, और इस बैच में तो शुद्ध हिंदी पर हम ज़्यादा काम करेंगे। आपको इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ना है, तब आप 10 से 11 आइए। पढ़े आगे क्या? देखो, 10 से 11 बजे वाला बैच है ना, उसमें वो बैच उस स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतरीन है जो हिंदी मीडियम में सब दिन पढ़ा है लेकिन अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है। उसको डर लगता है कि हम यदि इंग्लिश से हिंदी में जाएंगे तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। उसमें हिंदी और इंग्लिश सब में बातें होती है। तो सबसे पहले हम लोग मिश्रण लिखें। अब जैसे यहाँ पर मिश्रण हेडिंग है, तो यहाँ पर जरूर आप उसको इंग्लिश में लिख लीजिए, मिक्सचर। सिर्फ हेडिंग बस लिखिए। मिश्रण को कौन नहीं समझते हैं? मिश्रण तो सब समझते होंगे। चावल चीनी को मिला दो, मिश्रण बन जाएगा। दूध पानी को मिला दो, मिश्रण बन जाएगा। दूध चीनी को मिला दो, पानी चीनी को मिला दो, मिश्रण बन जाएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में आप किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, तब जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ये एक बेहद सिंपल बात। लेकिन यहाँ पर आपको दो चीज बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। पूरे केमिस्ट्री में इसकी काफी ज्यादा जरूरत होने वाली है, और ये आप उतना अच्छा से नहीं समझते होंगे, इसलिए इसको थोड़ा देखेंगे ढंग से। पहले आप इसका डेफिनेशन लिखिए तो मिश्रण का।
इसी चैप्टर भर पीडीएफ चलेगा, जो लिखा हुआ चीज़ है बस इसी चैप्टर तक, फिर अगला चैप्टर से फिर लिखा लिखा के पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें उतारने वाला चीज़ बहुत है। आपको इस तरह से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? अब जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, जल में चीनी का विलयन। हवा, ये जो गैस है हवा, इसमें भी तो बहुत सारा गैस है ना जी, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। चाय, चाय भी तो मिश्रण है। आप दूध देते हैं, चाय पत्ती देते हैं, चीनी देते हैं, तो पानी यदि मिलाते हैं, पानी फेटल का चाय पीते हैं, तो और भी उसमें कई चीज है। पानी देकर ही बनता है, ऐसे थोड़े होता है वो। देखो देखो सुनो, चाय का दो तरह का कंसेप्ट है, पानी देकर ही बनता है, ये वैसे लोगों के लिए है जो थोड़ा दूर के रिलेटिव होते हैं, और जो थोड़ा पास वाले होते हैं उनके लिए शुद्ध दूध का बनता है, और उनके लिए बन जाता है शुद्ध दूध का, मतलब बिना पानी फेटा हुआ भी। तो वो सब छोड़िए, एक होता है स्पेशल चाय, नहीं रे, और एक होता है चालू चाय। दूर के रिलेटिव के लिए पानी वाला चाय चालू चाय, और अपने के लिए स्पेशल चाय। आगे लिखेंगे मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। लिखिए आगे, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। अब यहाँ पर जब एक नंबर हेडिंग डालेंगे ना समांगी मिश्रण, तो यहाँ जरूर इंग्लिश में लिख लीजिएगा होमोजीनियस मिक्सचर। ये रेड कलर का जितना भी बैकग्राउंड किया हुआ है ना, ये मेन हेडिंग है आपका, और इसको जरूर आप हिंदी और इंग्लिश में लिखिए। जब जब रेड कलर वाला चीज आ जाए तो वहां पर आप हिंदी इंग्लिश में लिखिए, बाकी कहीं हिंदी इंग्लिश मत लिखिए, सिर्फ हिंदी लिखिए। समांगी मिश्रण को ही हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब पहले आप इसको समझ लीजिए, समांगी मिश्रण को हम दो मिश्रण का नाम लेते हैं, आप दोनों में थोड़ा अंतर समझने का प्रयास कीजिएगा। पानी में यदि हम नमक को मिला दें, 1 लीटर पानी लेते हैं और उसमें 100-200 नमक को मिला के उसको घोल देते हैं, एक स्थिति ये बनी। और दूसरी स्थिति, हम उसी पानी में वो जो ललका बालू होता है ना, लाल वाला बालू, उस बालू को डाल देते हैं। बताइए, दो चीज तो दोनों स्थिति में ना मिला, एक बार पानी में नमक मिला और एक बार पानी में बालू मिला। पानी में नमक जाएगा तो नमक पूरा का पूरा घुल जाएगा, और पूरे बर्तन में यह नमक समान रूप से फैल जाएगा, और उस बर्तन के मिश्रण के किसी भी भाग को यदि आप पिएंगे तो उसका स्वाद आपको नमकीन लगेगा। और ऐसा नहीं है कि ऊपर कम नमकीन लगेगा नीचे ज्यादा नमकीन लगेगा, हर जगह आपको बराबर स्वाद आएगा। इसलिए बराबर स्वाद आएगा क्योंकि यह समांगी मिश्रण का निर्माण किया है। यह इस मिश्रण में सारी चीजें बिल्कुल समान रूप से पूरे बर्तन में फैल गई है। लेकिन जब आप पानी में बालू मिलाएंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा तो बालू सारा का सारा नीचे बैठा हुआ होगा और ऊपर पर पानी होगा। तो बताइए कि पानी ऊपर पर है, बालू नीचे में है, तो क्या ये दोनों चीज समान रूप से फैला? समान रूप से यदि फैल गया आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होके, तो ये कहलाएगा समांगी मिश्रण। और यदि समान रूप से नहीं फैला तो ये कहलाएगा विसमांगी मिश्रण। अब सवाल ये पैदा होता है कि समान रूप से फैलेगा कब? समान रूप से फैलेगा तब जब कोई चीज उसमें जाके घुल जाए, जैसे पानी में चीनी घुल जाए, पानी में नमक घुल जाए। घुलेगा तो निश्चित है वो समान रूप से फैल जाएगा, और यदि पानी में डालने के बाद वो घुला नहीं, नीचे जाके बैठ गया, तो वो कभी भी समान रूप से फैल नहीं सकता है। अब जैसे हवा है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। भले नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, नाइट्रोजन का 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी कम है, लेकिन जितना भी है वो सब समान रूप से फैला हुआ है। समान रूप से फैला हुआ है तो ये जो वायुमंडलीय हवा कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि ये हर जगह समान रूप से फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस हॉल में खाली नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा ही नहीं, और बाहर जाएंगे तो ऑक्सीजन होगा। हर जगह समान रूप से फैला हुआ है। हाँ, थोड़ा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का डेंसिटी जरूर बढ़ गया होगा, क्या कि बहुत सारे आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं। समझ में आया कि समांगी विसमांगी क्या होता है?
एक और चीज देखिए, समांगी मिश्रण यदि कोई चीज बना लेना तो फिर तुरंत उसको उसी अवस्था में अलग करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन विसमांगी मिश्रण बना ले तो उसको कठिनाई जरूर हो, लेकिन उसी अवस्था में अलग किया जा सकता है। जैसे समझिए, पानी में यदि आप नमक मिला दिए और वो घुल गया, अब हाथ डालेंगे नमक को निकाल लेंगे, ऐसा संभव है? लेकिन पानी में यदि बालू आप रखे हैं तो हाथ निकालेंगे तो बालू फिर उसी अवस्था से हमको दिख जाएगा। धूप में थोड़ा देर छोड़ दें तो ड्राई हो जाएगा, फिर वैसा ही लगेगा जैसा उसमें डाला गया था। हाँ या ना? तो समांगी मिश्रण को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, जबकि विसमांगी मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। रे बुआ, क्या कर रहे हो? डालिए तो हेडिंग। अच्छा, हेडिंग डाले हुए हैं ना? अभी रुकिए, अभी जो हम आपको समझा रहे थे वो थोड़ा रफ लैंग्वेज में समझा रहे थे, ऐसे ठेठ भाषा में समझा रहे थे, यूं समझ लीजिए। अब ये केमिस्ट्री की भाषा समझिए, क्या लिखा हुआ है, हर एक वर्ड का मतलब समझिए आप। लिखा हुआ है वह मिश्रण जिसमें घटक कण सबसे, रुकिए लिखना बंद कीजिए। वह मिश्रण जिसमें घटक कण, सबसे पहले घटक कण का मतलब समझिए। आप यदि पानी में नमक मिला रहे हैं, पानी में चीनी मिला रहे हैं, पानी में नींबू का रस मिला रहे हैं, तो इसमें घटक कण कितना न हो गया? पानी भी एक घटक कण है, नमक भी एक घटक कण है, चीनी भी एक घटक कण है, नींबू का रस भी एक घटक कण है। घटक कण का मतलब होता है जिन चीज जिन जिन चीजों को मिलाकर आप किसी मिश्रण का निर्माण किए हैं, या जिस पदार्थ का निर्माण जिन जिन चीजों से हुआ है, उसी को हम उसका क्या कहेंगे? घटक कण कहेंगे। समझ में आया कि घटक कण क्या है? वह मिश्रण जिसमें घटक कण एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से मिले होते हैं तथा पूरे मिश्रण का संघटन एक समान होता है। यहां पर एक बार फिर से आपको क्या समझना है? संगठन। संगठन को हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन। और कंपोजिशन का मतलब होता है, जैसे आप एक चीज देखते होंगे कि वो जो कप सिरप टाइप का कुछ होता है या कोई मेडिसिन होता है, उसमें देखते हैं कि डॉक्टर लोग या एमआर लोग यदि कभी भेंट दर्शन हुआ हो, तो उसमें बोलेंगे कि इसका क्या कंपोजिशन है। कंपोजिशन है का मतलब कौन चीज कितना परसेंट में है। तो यही लिखा हुआ है कि तथा पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। कंपोजिशन एक समान होने का यही मतलब है कि जैसे पानी और चीनी का जो अनुपात नीचे में है, वही पानी और चीनी का अनुपात ऊपर में भी होना चाहिए। और यदि अनुपात हर जगह बराबर होगा, तो जितना मीठा आपको ऊपर वाला शरबत लगेगा, उतना ही मीठा आपको नीचे वाला शरबत लगेगा। यही है संगठन। संगठन एक समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी का विलयन, हवा इत्यादि। तो एक नंबर हेडिंग डालिए समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण को परिभाषित कीजिए, एग्जाम्पल लिखिए। तो दिए गए मिश्रण में कभी भी आपको समांगी और विसमांगी को क्लासिफाई करना हो या आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो कि कौन समांगी है और कौन विसमांगी है, तो आप एक चीज पर बस फोकस कीजिएगा कि चीजें आपस में समान रूप से मिली हुई हैं या नहीं, और दूसरा, हम उसको अलग कर सकते हैं या नहीं। यदि नहीं अलग कर सकते उसी अवस्था में, उसी रूप में, और यदि समान रूप से मिला हुआ है, तो वही क्या कहलाएगा? समांगी। अच्छा बताइए, तो चावल और चीनी का मिश्रण कैसा मिश्रण होगा, समांगी या विसमांगी? ये विसमांगी होगा। कठिनाई जरूर होगा, लेकिन इसको अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? हाँ? समांगी होगा ये। कौन चीज? हाँ, समान रूप से मिला हुआ है तब तो समांगी है।
नहीं कर सकते तो इसीलिए तो समांगी है। कर सकते तब तो विसमांगी हो जाता ना। ब्लड भी ब्लड ब्लड देखिए, ये मिश्रण में आप यदि लीजिएगा ना, तो ब्लड कहलाता है सोल। ये बात आप पढ़िएगा 12th में। ब्लड जो है वह कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है। ये ना ये ना खुल के समांगी होता है, ना ये खुल के विसमांगी होता है। समझे? ये सब पढ़िएगा, आगे आपको पढ़ने के लिए मिले। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कोलाइडल विलियन। ब्लड एक कोलाइडल विलियन। ठीक है। और कोलाइडल विलियन जनरली विसमांगी होता है। ठीक है। यदि उसको समांगी और विसमांगी में रखना चाहते हैं तो वो विसमांगी होता है। ठीक है। तब तो तब तो ब्लड में हेमोग्लोबिन को लोग चेक कर लेते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को चेक कर लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स को चेक कर लेते हैं। विषमांगी है तभी तो उसको अलग अलग जब तक नहीं किया जाएगा तब तक कैसे चेक होगा। लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आप कर दिए वो आगे के टॉपिक से संबंधित है। वो उसको हम लोग यदि एग्जैक्ट साइंस की भाषा में बोले तो उसको कोलाइडल विलियन कहा जाता है। लेकिन अभी आप कोलाइडल विलियन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमको लगता है कि 9th 10th में थोड़ा बहुत पढ़े जरूर होंगे, लेकिन वो समझे कुछ नहीं होंगे। वो सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन ये बात आपको 11th में नहीं पढ़ना, ये बात आपको 12th में पढ़ना है। ठीक है। लिखिए तो आगे, विषमांगी मिश्रण। ये नहीं डाल दो। विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉरी। क्या इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया? अच्छा, तुम इंग्लिश में चल रही है। ठीक है। पूछेंगे एक आध दिन एक आध को डेफिनेशन। होमोजीनियस मिक्स। पढ़े आगे। लिख लीजिए। वह मिश्रण जिसमें घटक कण एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से मिले हुए नहीं होते हैं तथा घटक कण का संगठन मिश्रण में हर जगह समान नहीं होता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है, जैसे नमक और चीनी का मिश्रण। तुम लोग को भी लग रहा होगा पढ़ाई एकदम जबरदस्त हो रहा है। अरे, लगातार ताबड़तोड़ दिए जा रहा है, लिखे जा रहा है। जब तक तुम लिखते नहीं हो तब तक तुमको लगवे नहीं करता है कि पढ़ाई हुआ है। तुम अपना ये आदत बदल लो। साइंस में कॉपी में जितना कम भरोगे और माथा में जितना ज्यादा भरोगे, साइंस उतना बेहतर होगा तुम्हारा। और माथा जितना खाली रहेगा और कॉपी जितना ज्यादा भरोगे, उतना ज्यादा कमजोर आप पढ़ते जाइएगा। इस चैप्टर में हमारी मजबूरी है कि हम आपको इतना लिखा रहे हैं, क्योंकि ये लिखने वाला ही चैप्टर है। तो देखिए ना, हेडिंग में ही मतलब चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें कुछ कुछ बातें लिख के ही समझा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा कंसेप्चुअल बात नहीं आएगा। आगे चल के थोड़ा भारी हो जाता है ये, लेकिन अभी तो आपको इजी इजी चीज मिलेगा। पटना कोटा जाओगे तो ये सब पढ़ाया भी नहीं जाता है, या पढ़ाया जाएगा तो नॉर्मली पढ़ा के निकल जाएंगे टीचर, उसमें ज़्यादा तुमको लिखने उखने नहीं देंगे, लिखा हुआ ले लो, अपने से देखो क्या है नहीं है। लेकिन यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है, और हम जहाँ हैं हमको इसी सिस्टम में चलना है, इसी हिसाब से चलना है। यदि हम आपको बोलें कि पहला चैप्टर लिखा हुआ तुमको दे देते हैं, तुम पढ़ लेना, तुम कहोगे अरे ये तो पहले चैप्टर से छोड़ना शुरू कर दिए। अरे मन में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ देखो आएगा। इसीलिए लिखना जरूरी है। तो अभी हम मिश्रण को समझ रहे थे, मिश्रण के अंतर्गत समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण दोनों को समझें। अब हम पढ़ेंगे किसको? शुद्ध पदार्थ को। और फिर शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएगा, एक आएगा तत्व और दूसरा आएगा यौगिक। क्या ये डेफिनेशन पूरा हो चुका है आपका? तो आगे हेडिंग डालिए, स्टार लगाइए, लिखिए शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस।
देखिए लिखा हुआ है कि वह पदार्थ जिसका संघटन और गुण पूरे नमूने में निश्चित और समान होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यदि आप कॉपर का एक वायर लेंगे तो जितना चमके कॉपर इधर चमकेगा उतना ही कॉपर उधर चमकेगा, बीच में भी उतना ही चमकेगा, क्योंकि हर जगह कॉपर का आइटम है तो कॉपर जैसा ही दिखेगा। आयरन का लेंगे तो आयरन के जैसा दिखेगा। क्या ऐसा संभव है कि एक तरफ सोना के जैसा चमकीला हो जाए, एक तरफ लोहा के जैसा काला हो जाए? तो शुद्ध पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका संगठन हर जगह समान होता है तथा जिसका गुण हर जगह एक जैसा होगा। ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा चमकीला है इधर कम चमकीला है। वह पदार्थ जिसका संगठन और गुण पूरे नमूने में निश्चित और समान होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, कॉपर, सिल्वर, जल, ग्लूकोज इत्यादि। और आगे इस शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में। एक को कहा गया तत्व और दूसरे को कहा गया यौगिक। तो आगे लिख लेंगे एरो देके, शुद्ध पदार्थ को तत्व तथा यौगिक में वर्गीकृत किया गया है। आगे हेडिंग डाल देंगे स्टार लगाकर, तत्व, इसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। और आप याद कीजिए इसके बारे में आपको बताया गया था कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के परमाणु के आपस में मिलने से होता है। जैसे लोहा का यदि आप टुकड़ा लेंगे तो उसमें सिर्फ लोहा का परमाणु मिलेगा। कॉपर का एक टुकड़ा लेंगे तो उसमें सिर्फ कॉपर का परमाणु मिलेगा। सोना का एक टुकड़ा लेंगे तो उसमें सिर्फ सोना का परमाणु मिलेगा। तो ये कहलाएंगे तत्व। क्या आगे बढ़े? अच्छा रहने दीजिए यहीं तक। छुट्टी देने में आपको रोज लेट हो जाता है, आप जाते हैं तो उस टीचर भी तुमको भी गाली देते होंगे, हमको भी देते होंगे, इसीलिए टाइम पर छुट्टी होगा। सुनिए इधर, नौ सुनिए इधर, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप लोग हर हाल में 9:15 तक क्लास में आके बैठ जाया कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि हर हाल में 9:17 9:20 तक क्लास को स्टार्ट कर दें। 1 मिनट रुक जाइए, रुकिए रुकिए।